आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर CFRP एंड इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर बेसिकली एक कॉम्पोजिट मटेरियल है। कॉम्पोजिट मटेरियल ऐसा मटेरियल जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता हो, जैसे कि कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर कार्बन फाइबर और पॉलीमर से मिलकर बना है, तो इस वजह से हम इसको कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, इसको हम कॉम्पोजिट मटेरियल कह रहे हैं। और इसको अगर मैं तस्वीर से दिखाऊं तो बेसिकली ये बेसिकली कार्बन फाइबर्स रीइंफोर्स्ड पॉलीमर हैं जो कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रिसिटी जो कि बिजली होती है, यानी हम करंट भी इसे कह सकते हैं, यानी क्या मतलब कि ऐसे चार्जेस जब वो फ्लो करते हों तो वो करंट पैदा करते हैं, और उन चार्जेस जो कि फ्लो करते हैं उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं। लेकिन यहाँ पर CFRP से इलेक्ट्रिसिटी का क्या ताल्लुक है? असल में जब हम ये CFRP का इस्तेमाल मुख्तलिफ चीज़ों में बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या हैं जो कि आगे हम इस्तेमाल देखेंगे भी। और उनका जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अगर ब्रिज बनाने में इसका बड़ा अहम किरदार है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ब्रिज जब हम बनाते हैं तो आया ये ब्रिज सही बना है, इसके अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं है, क्या ये काफ़ी देर तक चल पाएगा ये ब्रिज या नहीं? उसके लिए फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो कार्बन फाइबर है ये करंट को पास होने देता है, तो इस वजह से इसके ऊपर करंट पास करते हैं। और यानी आप कह लो, जो कि आगे हम डिटेल से भी देखेंगे, करंट पास करने के बाद इसको चेक करते हैं कि आया क्रैक्स वगैरह तो नहीं है। तो यानी फॉर टेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज। जैसे ब्रिज बनाने की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये बस मैंने उर्दू अंग्रेजी में लिख दिया है, ठीक है। इस तरह बहुत और कुछ भी है जिसके अंदर अगर कार्बन फाइबर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके सॉरी ये पूरा पॉलीमर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसकी टेस्टिंग के लिए फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब ज़रा CFRP की ज़रा प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसकी कौन कौन सी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हुए या बनाने के लिए। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास सबसे जो पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये किसे कहते हैं, ये मैं बता दूं कि लोड अ मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। एक मटेरियल की वो स्ट्रेंथ जिस पे उसके ऊपर कोई लोड अप्लाई किया है, लोड रखा जाए। जैसे अगर फर्ज करें हमने इसको ब्रिज इस्तेमाल बनाने के लिए किया है, तो इसके ऊपर लोग चल रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, तो लोड आ रहा है इसके ऊपर। तो ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है टूटने से पहले, उसको हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और चूंकि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इतनी हाई है कि जो स्टील होता है ना, जो स्टील के रॉड्स होते हैं जैसे कि ये, तो ये स्टील के रॉड्स को भी आप कह लें पीछे छोड़ देते हैं। मतलब उनकी जो स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना, उससे भी ज़्यादा इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। अगली प्रॉपर्टी कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि जो जंग लगना होता है। जैसे अगर आप इसको देखें तो ये आयरन से चीज़ बनी हुई है ना, लोहे से, तो उसको देखें कितना जंग लगा हुआ है। तो ये अगर फ़र्ज़ करें, एग्जांपल अगर मैं दूं कि फ़र्ज़ करें मैं एक मटेरियल जो कि ब्रिज के अंदर इस्तेमाल कर दूं, कुछ देर बाद ज़ाहिर हवा है, हवा है, उसकी वजह से उसको जंग लग जाए, तो वो तो ब्रिज टूट सकता है, उसको मतलब कमज़ोर हो सकता है। तो इस वजह से मुझे एक ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो कि जिसको जंग ही ना लगता हो। तो बेसिकली CFRP जो है वो ऐसा मटेरियल है जो कि करोजन रेजिस्टेंस है, यानी उसके अंदर वो जंग लगने से मतलब वो उसको जंग नहीं लग सकता, आसान अल्फाज में कहूँ तो। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फटीग रेजिस्टेंस। फटीग क्या होती है? फटीग होती है कि आप एक मटेरियल के ऊपर बार बार उसके ऊपर फोर्स लगाएं या उसके ऊपर लोडिंग करें तो वो ब्रेक हो जाए या उसके अंदर वीक हो जाए वो मटेरियल, जो कि मैंने लिखा है कि ब्रेकिंग और वीकनिंग ऑफ अ मटेरियल कॉज बाय रिपीटिंग सॉरी रिपीटेड लोडिंग, जिसमें ये वीकनिंग की स्पेलिंग ठीक कर ली मैंने। यानी एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर बार बार लोडिंग की जाए तो वो टूट सकता है, ठीक है, ब्रेक हो सकता है। तो जो बार बार लोडिंग से कुछ मटेरियल टूट जाते हैं तो उनकी फटीक की वैल्यू कम होती है, यानी वो फटीक उनके अंदर आ जाती है और टूट जाते हैं। लेकिन CFRP की खास बात क्या है कि इसके अंदर फटीक नहीं आती, बार बार लोडिंग होती रहे, लेकिन ये रेजिस्ट शो करता है उसको रेजिस्टेंस। ये मतलब इसके पास एक रेजिस्टेंस होती है कि वो फटीक होने अपने आप को नहीं देता, मतलब ये टूटता नहीं है बार बार लोडिंग करने से। अगली प्रॉपर्टी हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब है
कि जब एक मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाई जाए उसके लेंथ के अंदर तब्दीली आ जाए। जैसे मैं अगर इस मटेरियल को खींचूंगा तो ये लेंथ इसकी बड़ी हो जाएगी। तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाने से इसकी ज़्यादा लेंथ तब्दील नहीं हो रही तो फिर इसको हम कहेंगे कि उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये है कि मिनिमम डिफॉर्मेशन अंडर लोडिंग जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा है कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन का मतलब कि लेंथ के अंदर तब्दीली नहीं आती लोड करने से, फोर्स लगाने से। जैसे हम ब्रिज के ऊपर लोड रखेंगे तो उसके अंदर ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आएगी, किसके अंदर, सी एफ आर पी के अंदर। ये उसकी प्रॉपर्टी है खास। इसी बात को मैं ज़रा ये फेड डॉट क्लैरिटी डॉट ईडीयू की साइट के अंदर एक एनिमेशन है वहाँ से समझाता हूँ। फर्स्ट करिए स्प्रिंग है और इसके ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, फर्स्ट करिए 30 न्यूटन। तो अगर आप देखें तो ये 30 न्यूटन लगाने से इसके अंदर चले ज़्यादा लगा लेते हैं ताकि समझ आसान हो। 70 न्यूटन लगाई तो इसके अंदर इतना लेंथ की तब्दीली आ गई, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर देखें तो 0.700 मीटर आ गई, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस फोर्स को हटाऊं और इसकी जगह के एक और स्प्रिंग ले आऊं तो आपके पास क्या है, ये कोई और स्प्रिंग आ गया, ठीक है। अब उसके ऊपर मैं वो उतनी 70 न्यूटन फोर्स लगाता हूं, अब इसके अंदर 0.07 मीटर आई है। तो फिर इसका मतलब है फोर्स ये वाला स्प्रिंग ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है और इसके अंदर ये जो डिफॉर्मेशन है, इसके अंदर लेंथ की तब्दीली है वो कम आ रही है ज़्यादा फोर्स लगाने से। इसका मतलब ये क्या है, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, वो ज़्यादा है। इसी तरीके से सी एफ आर पी जो ये है इसकी भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को और तरीके से इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं हम इसे। इसके अलावा इसको कितना फोर्स, कितने मतलब कितनी स्ट्रेस, कितनी स्ट्रेन पैदा हुई है वो भी हम कहते हैं, लेकिन उसकी डिटेल में हमें अभी नहीं जाएंगे, फिलहाल अभी जनरल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लो थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड ऑन हीटिंग, यानी अगर कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है, फैल रही है हीट करने से। थर्मल या थर्म का मतलब है हीटिंग, ठीक है। तो ये आपके पास, मैं इसको ज़रा एरो को इधर कर देता हूँ, ठीक है। क्या है, थर्म का मतलब हीटिंग, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना। तो एक्सपैंड ऑन हीटिंग मतलब हीट जब अप्लाई हो या हीट एक मटेरियल के ऊपर आ जाए या उसके ऊपर लग जाए या उसको दी जाए हीट, तो क्या है कि वो एक्सपैंड हो जाए। लेकिन सी एफ आर पी क्या है कि उसकी थर्मल एक्सपेंशन क्या है, वो लो है, यानी वो ज़्यादा हीट या हीट देने पर वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता। तो ये भी एक और प्रॉपर्टी है। यानी अब हमने क्या किया कि चार पांच प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली जो कि बड़ी अहम है। अगर आप देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त भी कर सकता है लोड को, ठीक है। जंग भी नहीं लग रहा है इसे, फिटीक भी ज़्यादा अच्छी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अच्छी है, थर्मल पैल भी नहीं रहा गर्मी से या हीट करने से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देख कर क्यों ना हम एक ब्रिज बना लें, जो कि मतलब ब्रिज कह रहा हूँ, ब्रिज बनाया जाता है इसी का इस्तेमाल करके। तो क्यों ना हम इसी मटेरियल को कंक्रीट के साथ, जिससे हम बेसिकली अपने घर वगैरह बनाते हैं, तो वो कंक्रीट के साथ मिला के क्यों ना एक ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो हमारे काम की हैं। ब्रिज इस्तेमाल मतलब ब्रिज के लिए बड़े काम की हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़। तो हम सी एफ आर पी को कंक्रीट के साथ मिलाकर एक ब्रिज बना सकते हैं या बना लेते हैं लोग आजकल। यही बात मैं यहाँ लिख देता हूँ कि चलें अब मिक्स करते हैं सी एफ आर पी को कंक्रीट के साथ, ताकि हम इससे ब्रिजेस बना लें और लोग बनाते हैं। अब फ़र्ज़ करें ब्रिज तो हमने बना लिया। हमने शुरू में जिक्र किया था कि हम इस ब्रिज को बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये जो कार्बन फाइबर्स हैं, पॉलीमर तो नहीं, ये जो कार्बन फाइबर है ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ये बिजली को पास होने देता है। तो टेस्टिंग के दौरान फ़र्ज़ करिए ब्रिज है, इसकी हमने टेस्टिंग करनी है, तो किया जाता है कि इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया जाता है सी एफ आर पी के साथ। मतलब ज़ाहिर है कंक्रीट है, कंक्रीट जो है उसके साथ ये चीज़ हमने मिक्स की हुई है। उसके साथ फिर क्या किया जाता है कि इसके साथ हम इलेक्ट्रोड्स कह लें, आप कह लें, इलेक्ट्रोड का काम यह है कि उसने करंट प्रोवाइड करना है, बिजली देनी है आसान अल्फाज में। इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करने के बाद एक छोटा करंट पास किया जाता है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड। किससे, ज़ाहिर है कार्बन फाइबर से। तो जब भी किसी तार से या किसी चीज़, किसी मटेरियल से, फ़र्ज़ करें कोई मटेरियल है, इससे जब करंट पास होता है, ठीक है, करंट जिसको मैं चले पूरा ही लिख देता हूँ, जब करंट पास होता है तो ये मटेरियल उस करंट के लिए एक रुकावट पैदा करता है। ज़ाहिर है अब करंट चार्जेस ने फ्लो करना है, तो लेकिन ये मटेरियल की, हर एक मटेरियल की तकरीबन एक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को अब करंट को एक अपोज करता है, ठीक है। ये बेसिकली मटेरियल है ये वाला, ये वो डायरेक्शन ऑफ अपोजिशन है। करंट इधर जा रहा है तो अपोजिशन अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है। अपोजिशन कह लें या आप इसको दूसरे अल्फाज में कह लें
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि बिजली तारों के अंदर बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी वो रेजिस्टेंस, रुकावट जो कि करंट को मिलती है, उसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह रहे हैं। तो वो रेजिस्टेंस बेसिकली डिपेंड कर रही होती है क्रैक्स के ऊपर। फर्ज करें ये एक ब्रिज है, ठीक है। तो ये जो क्रैक्स हैं, अगर क्रैक्स ज़्यादा हैं तो वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, वहाँ पर गैप होंगे तो करंट कैसे फ्लो होगा, इसका मतलब है रेजिस्टेंस वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इसको नापा जाता है फिर, ठीक है। रेजिस्टेंस को, जिसको मैं यहाँ पे, मुझे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू बी प्रिसाइज लिखना था, जिसको मैं ये लिख दिया ऊपर से कॉपी करके ही। तो ये बेसिकली मैयर जब किया जाता है, तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस में इंडिकेट्स द इशू इन लाइक क्रैकिंग, यानी अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई या नापते हुए इसकी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है इस ब्रिज के अंदर क्रैक्स हैं। तो इसका मतलब है उस क्रैक्स को ठीक किया जाए, अदरवाइज वरना ये ब्रिज टूट जाएगा। तो ये एक तरीका है इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की टेस्टिंग या इलेक्ट्रिसिटी का रोल जो कि यहाँ पर CFRP के अंदर हो रहा है, या इसकी टेस्टिंग हो रही है। ये एक तरीका था, एक आसान सा तरीका जो कि हमने सीखा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये शेपिंग जो है, ये भी बेसिकली इसके अंदर भी CFRP का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज की शेप करने, ब्रिज को अच्छा बनाने के लिए, शेप देने के लिए। इसके साथ साथ हाँ, एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम यहाँ पर कह रहे हैं ना कि CFRP को हमने कंक्रीट के साथ मिलाना है, अब ऐसा नहीं है कि कंक्रीट थोड़ा सा हो, 20% हो टोटल का, और CFRP को आपने 80% डाल दिया हो, नहीं। बल्कि इसकी जो तादाद डाली जाती है, इसकी जो अमाउंट डाली जाती है, वो डाली जाती है 0.3% टोटल के। मतलब अगर आप 100% एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसके अंदर ये भी है और ये भी है ब्रिज बनाने के लिए, तो उसके अंदर 0.3% जो है वो इतने ये अमाउंट होगी, बाकी जो 99.7% है वो कंक्रीट होगा। ये एक तरीका है, मतलब इसी तरह एक अच्छा ब्रिज बन जाता है, जो कि ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट से पता चला होगा। तो आज हमने क्या किया, कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा, उसका फिर रोल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उसका क्या अहम किरदार है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी जो कि ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, या इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ब्रिज बनाने के लिए बड़ी अहम है। तो आज हमने कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर CFRP एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा।